2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो देश में यूसीसी इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत सिटीजन्स के पर्सनल लॉज सभी पर इक्वली अप्लाई होंगे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। अभी के सिनेरियो में अलग अलग कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर गवर्न होते हैं। आपने देखा कि कुछ वक्त पहले उत्तराखंड भी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिन्होंने यूसीसी को अडॉप्ट कर लिया है। पर जहाँ एक तरफ देश में सभी रिलीजन्स के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज लाने की बात की जा रही है, वहीं एक और कंसर्न है जो सुप्रीम कोर्ट के पास आ पहुंचा है। ये कंसर्न इस बात से जुड़ा है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉज उन लोगों पर भी लागू होंगे जो अब मुस्लिम्स नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में जहां कई डाइवर्स कम्युनिटीज हैं और सबके पास हक है कि वो अपने पसंद के रिलीजन को फॉलो करे, यहाँ तक कि तो आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी चॉइस के रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए कन्वर्ट भी होते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या उनके कन्वर्ट होने के बाद उन पे प्रीवियस पर्सनल लॉज अप्लाई होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक केस में क्या कहा है और क्या डायरेक्शंस पास किए हैं, इसे जानने से पहले एक बार केस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल ये केस एक केरला बेस्ड वुमेन द्वारा फाइल किया गया है जो एज अ जनरल सेक्रेटरी सर्व करती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला एक्स मुस्लिम्स। उन्होंने अपने रिट केस में एक डिक्लेरेशन प्रपोज किया है कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉज से रेगुलेट नहीं होना चाहते उनके पास राइट है कि वो कंट्री के सेक्युलर लॉज के अंडर गवर्न हो, नेमली द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, बोथ इन द केस ऑफ इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। विमेन की प्ली के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के साबरीमाला जजमेंट में ये कहा गया था कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, जिसमें राइट टू बिलीव और नॉट टू बिलीव भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। Her plea stated to have meaning of that right for the person who leaves her faith should not incur any disability or a disqualification in matters of inheritance or other important civil rights। आगे पिटिशनर का कहना है कि अगर कोई वुमेन नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फादर के यहाँ बॉर्न होती है जिसने अपना रिलीजन ऑफिशियली लीव नहीं किया है तो इस केस में उसे अपने प्रीशियस सिविल राइट्स प्रोटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसीलिए वो ये डिक्लेरेशन चाहती है दैट शी शैल नॉट बी गवर्न्ड बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉर एनी ऑफ द मैटर्स लिस्टेड इन सेक्शन 2 और 3 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेशन एक्ट 1937, बट देयर इज नो प्रोविजन आइदर इन द एक्ट और इन द रूल्स wherein she can obtain such a certificate. It is submitted that this is a clear vacuum in the statute which can be plugged by judicial interpretation. Petitioner का कहना है कि अभी के हिसाब से वो कंट्री के सेक्युलर लॉज के अंडर भी गवर्न नहीं हो सकती, even if she officially gets a no religion, no caste certificate from any authority. और इसी वजह से उसके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25 स्टेट से प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से मीनिंगलेस है। आपको बता दूं कि इस केस की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा कर रहे थे। केस की शुरुआत में वो इसे एंटरटेन करने में रिलक्टेंट दिखे। उन्होंने अपनी इस रिलक्टेंसी का रीजन साइट करते हुए बताया कि नॉन बिलीवर का रैशनल शरिया लॉ के सब्जेक्ट में नहीं है। पिटिशनर काउंसिल एडवोकेट प्रशांत पद्मनाभान को रिस्पॉन्ड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, द मोमेंट यू आर बॉर्न एज मुस्लिम यू आर गवर्न्ड बाय द पर्सनल लॉ। योर राइट्स और एंटाइटलमेंट आर नॉट गवर्न्ड बाय बीइंग अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया कि कोर्ट कैसे अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा स्टेटमेंट इशू कर दे कि पर्सनल लॉज एक पर्सन पर अप्लाई नहीं होते, जब पिटिशनर ने किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को चैलेंज ही नहीं किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि कोई भी एक्ट से कंट्रोल नहीं किया जाएगा जब तक वो क्लियरली सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 के अंडर डिक्लेयर नहीं कर देता। CGI said you don't have to seek that declaration because section 3 of the Sharia Act says unless you make a declaration you will not be governed by the provisions of the personal law in the matter of wills, adoption and legacies. So, if you don't make a declaration, your father does not make a declaration, they are not governed by the personal law. लेकिन फिर भी पिटिशनर काउंसिल ने कोर्ट को इंसिस्ट किया ये देखने के लिए कि केस में एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसे कोर्ट की अटेंशन चाहिए, जिसके बाद बेंच ने नोट किया कि एक इशू तो है और वो ये है कि सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एक्सप्रेसली स्टेट करता है कि सक्सेशन एक्ट मुस्लिम्स पर अप्लाई नहीं होता। पर बेंच ने ये भी नोट किया कि पिटिशनर ने सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट को कंटेस्ट ही नहीं किया है। ऐसे इंस्टांसेस में लीगल वॉइड की एक्सिस्टेंस को हाईलाइट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने डिक्लेयर किया दैट देयर इज एन इशू बिकॉज इफ देयर इज नो प्रोक्लेमेशन इट इज स्टिल वॉइड बिकॉज
secular law does not apply. When we first started reading it, we wondered what type of petition this is. This is a crucial point. We will issue a notice. सेंटर और केरला स्टेट को नोटिस इशू करने के साथ ही बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लीगल ऑफिसर भी अपॉइंट किया टू असिस्ट द कोर्ट। नेक्स्ट हियरिंग इस मैटर पर अब सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में की जाएगी। जहां एक तरफ कोर्ट ने एक्स मुस्लिम वुमेन की प्ली को सुनने का डिसाइड कर लिया है, वहीं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये समझे कि इस मैटर को इतना प्रेस क्यों किया गया और मुस्लिम लॉ एक्स मुस्लिम्स के बारे में क्या कहते हैं। इस्लामिक लॉ के अंडर जब एक मुस्लिम बॉर्न इंडिविजुअल डिसबिलीवर ऑफ द रिलीजन बन जाता है तो इसे इस्लाम में अपोस्टेसी कहकर रेफर करते हैं। इसका मतलब है कि जब एक मुस्लिम इंडिविजुअल ये क्लियर स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दे कि उसे इस्लाम में विश्वास नहीं है। अपोस्टेसी 4 तरह से कैटेगराइज्ड है। अपोस्टेसी इन बिलीव्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड ओमिशन। बिलीव्स में अगर आप अल्लाह से नहीं बल्कि बाकी दूसरों से एसोसिएटेड हो, अल्लाह की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हो, उन्हें इंसल्ट करते हो, कुरान की डिसरिस्पेक्ट करते हो और इस्लाम फॉलो नहीं करते हो। ओमिशंस सच एज नॉट फॉलोइंग इस्लामिक रिचुअल्स आल्सो सिग्निफाई डिसबिलीफ। तो इस्लामिक लॉ में अगर कोई भी मुस्लिम इंडिविजुअल इस्लाम के लिए डिसबिलीफ शो करता हुआ पाया जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इस पनिशमेंट का एविडेंस अल बुखारी हदीथ में पाया गया है, जिसमें प्रॉफिट ने कहा है, whoever changes his religion, execute him. The prophet also states, as per Al-Bukhari, it is not permissible to shed the blood of a Muslim who bears witness that there is no God except Allah and that I am his messenger, except in one of the 3 cases, a soul for a soul murder, a married man who commits adultery, and one who leaves his religion and splits from the Jama'ah, that is, the main group of Muslims. इसीलिए प्रेजेंट केस में एक्स मुस्लिम वुमेन ने ऐसा कहा कि जो लोग इस्लाम में फेथ रखना बंद कर देते हैं उन्हें कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसीलिए उसे अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई इनहेरिटेंस राइट्स एंटाइटल नहीं होते। यही वो रीजन है जिसके लिए उसने डिक्लेरेशन सॉर्ट करते हुए बताया कि वो सेक्शन 2 और 3 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में लिस्टेड किसी भी मैटर से गवर्न नहीं होंगी और एक्ट में ना ही कोई प्रोविजन है और ना ही कोई रूल जिसके अंडर वो ऐसा सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सके। इस केस के कई सारे वाइडर रेमिफिकेशंस हैं, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कई प्रेजेंट जनरेशन मुस्लिम्स अपने फेथ को रिनाउंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूनियन गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए देरी नहीं करना चाहती। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के इस कंट्रोवर्शियल इशू को टैप करना वाइड स्केल इम्प्लीकेशंस ला सकता है और साथ ही उन्हें फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी झेलना पड़ेगा, जो कि हम पहले भी सिविल राइट केसेस लाइक शाहबानो केस और ट्रिपल तलाक लॉज में देख चुके हैं। तब भी लोगों में यही बात उठाई गई थी कि मेल डोमिनेंट फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम लॉबी डज नॉट लाइक टू सीड एन इंच व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो आप जानते ही हैं कि किस रीजंस को लेकर ऑपोजिशंस देखने को मिल रहे हैं। सभी रिलीजन के लोगों के पास अपने अपने कंसर्न्स हैं। वहीं कई मुस्लिम लीडर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अलाउ नहीं करेंगे एंड विल बैट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज इन इंडिया। तो अब देखते हैं कि आगे पर्सनल लॉज को लेकर इंडिया में क्या नया देखने को मिलता है। टिल देन कीप शेयरिंग योर व्यूज विद लॉ चक्रा।